चलिए आज हम लोग एक नया आर्टिकल को पढ़ेंगे। बड़ा पावरफुल आर्टिकल है, ठीक है ना, बड़ा पावरफुल आर्टिकल है। उसको ये लॉ में जो चीजें कहा जाता है उसको किसी भी दूसरे तरीके से समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मतलब ये नहीं होता सो शायद आज आप नहीं होते, हम नहीं होते, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ क्लास नहीं होता। बिकॉज दिस गिव्स यू द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अगर फोर्स को ही डिस्कवर नहीं किया जाता, क्वांटाइज नहीं किया जाता, उसका प्रॉपर्टी को मेजरेबल नहीं किया जाता, तो फिर तो क्या करते सोचो। फिजिक्स कहाँ, फिजिक्स में फोर्स के अलावा फिजिक्स एग्जिस्ट कर सकता है क्या? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो चलो समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हमें तीन चीजों को समझना है। पहला हुआ व्हाट इज मोमेंटम, फिर हमें समझना है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, है ना, और तीसरा इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तीसरा हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। लॉ में क्या यूज होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। लॉ में आपको ये दोनों वर्ड मिलेंगे। अच्छा, तो फिर हमें ये चीजों को बढ़िया से समझने की कोशिश करना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। चलो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज है, तो इसलिए थोड़ा समझने के लिए दिक्कत होगा। आई टेक अटमोस्ट केयर कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मैं धीरे धीरे जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज मोमेंटम। क्या आपके पास कोई जानकारी है व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब हुआ, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी का मतलब हुआ हाउ फोर्सफुली इट इज मूविंग। हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अगर कोई 10 ग्राम का थर्मोकोल पीस ऑफ थर्मोकोल है, इसको मैं से 6 मीटर पर सेकेंड में फेंकता हूं, और कोई एक से 4 kg का ब्लॉक को 6 मीटर पर सेकेंड में फेंकता हूं। दोनों आपको लगेंगे। सपोज यू आर दिस पर्सन स्टैंडिंग हियर, ठीक है, यू आर स्टैंडिंग हियर। कौन सा केस में आपको ज्यादा दर्द होगा? कौन सा केस में द ब्लॉक विल गिव यू मोर हॉट, मतलब ज्यादा फोर्स में लगेगा? ये 10 ग्राम वाला 6 मीटर पर सेकेंड में, हाँ, तो एक फीलिंग आ रहा है, सेंसेशन, एक फीलिंग आ रहा है कि व्हिच वन इज मोर फोर्सफुल। ये आपको हिला देगा, आप हिल जाओगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो ये लगेगा आप गाना गाओगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम का है वो क्या करेगा। लेकिन जब ये लगेगा तो आप में ये बड़ा फोर्स लगाएगा, मतलब विल गेट ए बिटर पेन। अच्छा, 4 kg को 6 मीटर पर फेंकने से एक पेन आया, मतलब इसका मोमेंटम इससे ज्यादा है। दिस इज मूविंग मोर फोर्सफुली। इसका मतलब कितना फोर्सफुली कोई बॉडी मूव कर रहा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द फोर्सफुल मूविंग मोशन, है ना। अच्छा, तो हम देखें कि हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग, दैट इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मास, बट नॉट ओनली मास। सपोज हम 4 kg मास को 6 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे, और दूसरे केस में 4 kg मास को 16 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे। कौन सा केस में ज्यादा फोर्सफुली ये लगेगा आपको? जब हम उसको 16 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे। मतलब कितना फोर्सफुली कोई बॉडी मूव कर रहा है, दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स मास, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द बॉडी। ध्यान में आया, ये वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हियर वी डिफाइन ए टॉर्क मोमेंटम which depends upon the mass and velocity, and we call the product of mass and velocity as momentum. Momentum is given by mass into velocity. Momentum is not defined as the product of mass and velocity. There is a very literal difference between defined as and given by. ठीक है, momentum is
गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज नॉट डिफाइंड एज। हम मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहेंगे, ना कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? मोमेंटम इज नॉट मास इनटू वेलोसिटी, रेदर उल्टा है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सो द क्वेश्चन, एम्बिगुअस क्वेश्चन, सर व्हाई मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, that vanishes. No, why momentum is not mass into velocity? Mass into velocity is momentum. We just give a term to emphasize how forcefully a body is moving. समझ में आया क्या? तो अगर ये आपको समझ में आया तो इसको थोड़ा हम लोग अभी लिखेंगे। Momentum of a body, momentum of a body is given by the product of its mass and velocity, product of its mass and velocity, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, तो मोमेंटम को हम लोग यूजुअली पी से डिनोट करते हैं। पी होता है मोमेंटम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। ऑब्वियस है, यूनिट क्या बन जाएगा? मास का होता है केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, और क्या देखें हम लोग? ये P क्या है? फिर P इज मोमेंटम, और हमें लिखने क्या है तो समझ में आ रहा है, मोमेंटम P ऑफ ए बॉडी ऐसे लिख देंगे तो शायद आपको कम लिखना पड़ेगा, आपका काम निकल जाएगा। मोमेंटम P स्मॉल p है, ठीक है? कैपिटल P इज कॉल्ड पावर, डोंट राइट लाइक दिस, इट इज स्मॉल p। मोमेंटम P ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी हुआ, किस कलर क्वांटिटी हुआ? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो मास इनटू वेलोसिटी है। डायरेक्शन, whose direction is same as velocity of the same as that of velocity of the body, same as that of velocity of the body। मतलब अगर कोई बॉडी मास m मूव कर रहा है और वो भी v वेलोसिटी में जा रहा है तो उसका मोमेंटम एक वेक्टर है, कितना है? mv, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी था। द मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है? इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी एंड इट इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे और एक टर्म आता है। एक टर्म आप तो जानते होंगे इसके बारे में, मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m and speed v is given by क्या ये चीज आपको मालूम है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पीड v इज गिवन बाय, क्या है फॉर्मूला आपको मालूम है क्या? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कोई जानकारी है? हाफ mv स्क्वायर, हाँ यू मस्ट बी नोइंग, इतना तो सबको, यस हाफ mv स्क्वायर, ये सबको मालूम है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो दूसरा चैप्टर जब आएगा तब देखेंगे। तो अगर यही चीज को मैं थोड़ा सजा के लिखता हूं तो ये बन जाता है m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, ऐसे लिख सकते हैं। बट व्हाट इज mv? mv इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो हम क्या जानते हैं? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होगा भाई, मास इनटू स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो आप कहोगे दिस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, इट इज इक्वल टू p square by 2m। The momentum of a body is given by p square by 2m। आपको आपकी बुक में जहां पर एडवांस्ड के बारे में थोड़ा बहुत लिखा है, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ध्यान रहे ये फॉर्मूला एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। व्हाट इज द मिसकंसेप्शन, वी शैल गो टू इट। ध्यान रखिए फॉर्मूला को रट्टा मत मार लेना। फॉर्मूला गलत है क्या, फॉर्मूला सही है, लॉजिक क्या है लिखते हैं। हम कहेंगे कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m moving with a velocity v is mv, kinetic energy is half mv square। so if a body of mass m is moving with momentum p, उसका kinetic energy हो जाएगा p square by 2m। सर इसमें मिसकंसेप्शन कहाँ हुआ बताते हैं अभी आपको। देखो क्या कंक्लूजन मिला यहां से लिखेंगे, फॉर ए रिजिड बॉडी, for a rigid body in translational motion मतलब लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन और उसका अपोजिट होता है रोटेशनल मोशन। कोई चीज घूम रहा है तो रोटेशनल मोशन हुआ, नहीं तो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ, घूम नहीं रहा है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब नहीं है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, रिमेंबर ट्रांसलेशन मोशन का मतलब नहीं है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब ये चीजों के अंदर घुसेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा सा मैं खाली बता दूं, सपोजिंग हियर इज ए ट्रैक लाइक दिस, और कोई एक डंडा मान लो इसके ऊपर मूव कर रहा है, एक डंडा है, थोड़ा देख लेना एक मिनट। मान लो कि कोई एक डंडा इसके ऊपर ऐसा खड़ा है, ये डंडा, अब ये डंडा मान लो इसके ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन द मोशन इज ट्रांसलेशनल। कब कहेंगे कोई मोशन को, जब उसका हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर होगा। ये जितना जोर से जा रहा है जब यहाँ पे, और आप इसको ऐसे ले रहे हो, मतलब सोचो, थोड़ा सोचो, जब ये पॉइंट इधर जा रहा है तो ये भी उधर जा रहा है, ये भी इधर ही जा रहा है, और ये पूरा का पूरा चीज ऐसे जा रहा है, मतलब हर पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। If velocity of every point of a body is the same, you call it a translational motion। सर और कैसा मोशन हो सकता है, और हो सकता है मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन जो आप देख लिए। चलिए मैं आपको एक दूसरा मोशन एग्जामिन करवाता हूँ। चलो ये तो हो गया। सपोज हियर इज ए ट्रैक, कोई डंडा, मान लो कि यहाँ पे कोई एक डंडा है, ये डंडा, अब यहाँ पे कोई एक डंडा है, ये डंडा अब क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा, ये यहाँ पर ऐसे था, जब यहाँ पर आया ऐसे हो गया, जब यहाँ पर आया ऐसे हो गया, जब यहाँ पर आया ऐसे हो गया। What you find is the डंडा रोटेटिंग। यस, आप ध्यान से देखोगे तो डंडा रोटेट कर रहा है, ये। इस केस में डंडा कैसे जा रहा था, ध्यान से देखना, डंडा ऐसे जा रहा था। इस केस में ये डंडा ऐसे जा रहा था। Are you getting? Is not there a difference? Yes. One case the velocity of every point is same, the motion is translational। इस केस में देखोगे ये वाला पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ये वाला पॉइंट जब यहाँ से यहाँ तक गया होगा, ये डंडा आके कुछ यहाँ पर खड़ा हो गया होगा। अब देखोगे ये वाला पॉइंट इससे ज्यादा डिस्टेंस गया है, ये जो निचला पॉइंट जब यहाँ से यहाँ पर गया, ऊपर वाला पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस गया। क्या दोनों का स्पीड बराबर था, नहीं था। It is not a translational motion, you can call it a transrotational motion। I am talking about translational motion। translational motion का मतलब ये नहीं है कि linear motion है। translational motion का मतलब हुआ when velocity of every point in a body is the same in any motion, you call it a translational motion। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आपके लिए नहीं है, भूल सकते हो। क्या मालूम आप में से कुछ अच्छे लोग होंगे जिनको चाहिए। So for a body
और थोड़ा ग्रॉसली मिस्टेक के साथ आप इसको लीनियर मोशन कह सकते हो। फॉर ए बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन द काइनेटिक एनर्जी is given by kinetic energy is equal to p square by 2m। सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक डिस्क है, सोचो ये एक डिस्क है और ये डिस्क क्या हुआ, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ये डिस्क घूम रहा है। तो आप कहोगे यहाँ का कोई एक पॉइंट इधर भाग रहा है, डिस्क के ऊपर का यहाँ का कोई एक पॉइंट इधर भाग रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा मास लेते हैं, ये जितना जोर से भाग रहा होगा ये उतनी जोर से भाग रहा होगा, इसका मोमेंटम उधर को है, इसका मोमेंटम इधर को है, दोनों का मोमेंटम को जोड़ देंगे, दे आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम मिलके हो गया जीरो। वैसे डिस्क का हर एक पॉइंट के लिए एक अपोजिट पॉइंट आपको मिलने वाला है, हर एक पॉइंट का मोमेंटम को उसका अपोजिट मिरर एलिमेंट का मोमेंटम के साथ जोड़ देंगे तो मोमेंटम नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। कोई पूछेगा पूरा डिस्क का मोमेंटम बताओ, आप कहोगे जीरो, मोमेंटम ऑफ द डिस्क इज जीरो, बट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी जीरो? ये काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी अभी मैं आपको लिखवाया द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ हाफ m एंड v स्क्वायर। v इज नॉट वेलोसिटी, रिमेंबर, इन काइनेटिक एनर्जी इट इज स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। एनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी ले लो, एनर्जी मंस ए स्केलर क्वांटिटी हैज नो डायरेक्शन। अगर एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन में भी क्या है, इट इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज अनदर मिसकंसेप्शन, इट इज स्पीड। फाइन, तो अगर हम कहेंगे कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई ब्लॉक को इधर फेंका गया मास m को v वेलोसिटी में, कोई दूसरा ब्लॉक को फेंका गया मास m को v वेलोसिटी में, देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम और डिफरेंट, यू विल से सेम। देयर मोमेंटम आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट, इसका मोमेंटम इधर को, इसका मोमेंटम इधर को, मोमेंटम आर डिफरेंट बट काइनेटिक एनर्जी आर सेम। समझ में आया? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है। फाइन, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वापस कि जब ये ऐसे घूमेगा इसका मोमेंटम को ये खा जाएगा, इसका मोमेंटम को ये खा जाएगा, सब एक दूसरे की मोमेंटम को खा जाएंगे। कोई पूछेगा बताओ टोटल मोमेंटम क्या है, सबका मोमेंटम निकालो, जोड़ दो, मिलेगा जीरो। बट काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी है, इसका काइनेटिक एनर्जी है और इसका काइनेटिक एनर्जी इज टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। बताओ ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी इज टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट। आपको क्या लग रहा है? It has no direction, it has no direction, no left right। काइनेटिक एनर्जी का कोई डायरेक्शन है नहीं, इसीलिए तो इसका कोई काइनेटिक एनर्जी है, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी सिंपली जोड़ दो, इट हैज नो डायरेक्शन। इसके पास 10 जूल है, इसके पास 10 जूल है, 10 दोनों का मिला 20 जूल हो गया। तो सबका काइनेटिक एनर्जी को जोड़ेंगे तो आपको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है, जबकि मोमेंटम जीरो है। तो अब बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम जीरो है, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब तो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, मैं इसलिए इसका कंडीशन लिखवाया था। कौन सा केस में? फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन। ये चीज को याद रखना। समझ में आया क्या? अच्छा चलिए, मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ मास, पॉइंट नंबर 4। total momentum of a system of masses, total momentum of a system of masses is the vector sum of their individual momentums। अच्छा ये बात है, इंडिविजुअल मोमेंटम। but total kinetic energy of the system of masses is ordinary sum of
individual kinetic energies of masses। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोजिंग यहाँ पे कोई एक 2 kg का मास है और ये मास इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे कोई एक दूसरा मास है जो कि 4 kg का है और ये इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में। एग्जाम्पल ले रहा हूं। मुझे पता करना है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। हाँ, तो कैसे निकालेंगे टोटल मोमेंटम? तो इसका मोमेंटम पहला वाले का मोमेंटम, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2। आप कहोगे मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट वन प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड वन। अच्छा, मोमेंटम पहला वाले का कितना है? इट इज 2 into 3 मास इंटू वेलोसिटी। 2 into 3 and that towards right को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। बस काम चलाने के लिए क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। दूसरे वाले का है 4 into 6, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 24 + 6 30 kg मीटर पर सेकेंड। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो रहा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट वन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड वन। तो डाले वैल्यू, पहला वाले का है हाफ 2 into 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का है ऑर्डिनरी सम, कोई डायरेक्शन नहीं है, हाफ 4 into 6 का स्क्वायर। ये कितना हुआ भाई? इट इज 9 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 72 plus 9 is 81 जूल्स। एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है। अच्छा, ये चीज यहाँ पे तो बन गया। आप देखोगे क्या यहाँ पर टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू आ रहा है, p स्क्वायर बाई 2m करने से आएगा क्या काइनेटिक एनर्जी? नहीं आएगा। सर आप तो बोले थे कि जब वो ट्रांसलेशनल मोशन में कोई घूमना फिरना नहीं है, इन दैट केस p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब अपनी बात से मुकर रहे हैं? कभी नहीं मुकरता। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड डेफिनेशंस। वही चीज तो एडवांस कोर्स में समझना है। लोग दिखावे पे जाते हैं, p स्क्वायर बाई 2m हो गया, हाँ फॉर्मूला मालूम है, कब एप्लीकेबल है, कंडीशंस अप्लाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वापस चले स्टेटमेंट में देखें कि हम कहाँ आपको कुछ गलत बता दी। हम बताए कि फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेशनल मोशन, हाँ ये तो बॉडी सा ट्रांसलेशनल मोशन में था, लेकिन और एक चीज जिसको हम लोग हाईलाइट नहीं किए थे वो था रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसका किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट है। रिजिड बॉडी जिसको ना कंप्रेस कर सकते हैं ना एक्सपांड कर सकते हैं, रिजिड है। कोई पत्थर है, किसी भी दो पॉइंट ले लो, उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो है वो रहेगा ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे। क्या मेरे बॉडी को आप रिजिड बॉडी कहोगे? नहीं, मैं कभी झुक जाता हूं तो मेरा सर और पांव के बीच में डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो जाता है। आई एम नॉट ए रिजिड बॉडी, आई एम ए फ्लेक्सिबल बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिसका शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आता है, और लिटरली फिजिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे तो जिसका दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। If I have a rigid body in translational motion, the kinetic energy is p square by 2m। तो इस केस में क्या ये सिस्टम को हम रिजिड कह सकते हैं? देखो तो ये 3 में जा रहा है, ये 6 में जा रहा है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्या? डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है, इट्स नॉट ए रिजिड बॉडी। इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या दिखने में आया। दिखने में ये आया कि काइनेटिक एनर्जी का टोटल वैल्यू क्या लिखेंगे? हियर टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2
मास। ऐसा नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो देखो, टोटल मोमेंटम कितना था? इट वाज 30 था ना, और टोटल मास कितना था? 2 and 4। तो देखो तो हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? इट इज पी स्क्वायर हो गया, सॉरी जाओ भाई, इधर कहाँ है? 30 का स्क्वायर भाई 2 इंटू, ये मासेस कितने थे? मासेस थे 2 kg एंड 4 kg, 2 इंटू 6, क्या ये 900/12? कैन इट बी 81? हो सकता है क्या? नहीं, जबकि टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा केस में? 81 जूल्स। तो ये नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? बिकॉज द सिस्टम इज नॉट रिजिड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला का कहीं गलत इस्तेमाल ना कर लो। समझ में आया? क्या लिखेंगे? बिकॉज सिस्टम इज नॉट रिजिड। ये रिजिड नहीं है, कैसे पता चला आपको? रिजिड किसको कहते हैं? जब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। सपोज आई से है केस। चलिए मैं आपको समझाने के लिए ये केस लेता हूं। सेम केस को दूसरे 2 kg 4 kg, अब दोनों मूव कर रहे हैं। 2 kg is moving, 2 kg is moving with 3 meter per second. 4 kg is moving with 3 meter per second. क्या ये सिस्टम को रिजिड सिस्टम मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एकदम कांस्टेंट है। बोथ आर मूविंग विद सेम स्पीड। अच्छा, तो इस केस में ऐसा हो जाएगा क्या? टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। यस, पक्का होगा, क्यों नहीं होगा? चलो देखते हैं। तो इस केस में अगर हम कहेंगे व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम 2 इंटू 3 इंटू आई कैप प्लस 4 इंटू 3 इंटू आई कैप। तो हो गया कितना? इट इज कमिंग आउट टू बी 6 plus 12, it is 18 I kg meter per second. Total kinetic energy is half 2 3 square, half 4 3 square. मेरा मकसद है to give you a flawless physics। मैं बता रहा हूँ आपको, फिजिक्स में ना ढेर सारे मिसकंसेप्शन चलते हैं। इवन बच्चे इंजीनियरिंग कंप्लीट भी कर लेते हैं, बट मिसकंसेप्शंस कंटिन्यू। जब तक उसी जगह पे कोई क्वेश्चन नहीं आया तब तक वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो तब तक उनको पता नहीं चलता है कि उनको मालूम नहीं है। नाउ सी हियर व्हाट इज कमिंग 9 एंड इट इज कमिंग आउट टू बी 18 यस इट इज 27 जूल्स। क्या यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में ये रिलेशन कायम होगा? चलो निकालते हैं, यहाँ पर निकालते हैं। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको आसान। चलो दूसरे पेज में करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या आया? 27। मोमेंटम क्या आया? 18। P square by 2m, that is I will write like this, P total का स्क्वायर बाय 2m टोटल। कितना आ रहा है? P टोटल का स्क्वायर, P टोटल कितना था? 18 बाय m कितना था? 2 + 4 6, सो इट इज 18 का स्क्वायर बाय ये m टोटल इज 6। कितना आ रहा है भैया? 6 हो गया तो 3, ये हो गया 9। इज इट नॉट 27 जूल व्हिच इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी? हाँ सर, यहाँ पर तो आ गया। क्यों आया? क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन भी था। सिस्टम वाज आल्सो रिजिड। सिस्टम रिजिड कैसे था? रिजिड किसको कहते हैं? रिजिड उसको कहते हैं जिसमें दो पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। बोथ द ब्लॉक्स वर मूविंग विद सेम स्पीड। कोई भी दो पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, यू विल फाइंड द सिस्टम इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? यस। तो ये जो बहुत बड़ा सा मिसकंसेप्शन है P स्क्वायर बाय 2m के साथ, वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए। छोटे छोटे चीज सीख लो ना, पढ़ के ज्यादा क्या करोगे? जितना जानते उतने में तो लोग चौंक जाएंगे, अरे ऐसा उसके अंदर सोच है क्या, हम तो जानते नहीं थे। तो ये बात है। आपको ये फॉर्मूला सब हर जगह मिल जाएगा, लेकिन कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो फिर गलत जगह अप्लाई कर दिए, फंस जाओगे। तो अब आपके लिए छोटा सा टास्क है भैया, आपके लिए छोटा सा टास्क है। क्या आपको बताना है इन दोनों केस में
टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपको वो निकालना है। मैं केसेस दे रहा हूँ। यहाँ पर कोई 2 kg का मास है, ये मूव कर रहा है से समथिंग लाइक 3 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पर कोई एक 4 kg का मास है, ये मान लो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में, ये 4 kg का मास है। और दूसरा केस दे दिया मैं, यहाँ पर कोई एक 2 kg का मास है, ये 2 kg इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर कोई एक 4 kg का मास है। चलो ये मानते हैं कि 4 kg का मास इज नाउ मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। मैं 2 केस आपको दिया, ये दोनों केस में आपको निकालना क्या, निकालना ये है, बताना क्या है इस केस में, बताना ये है कि ये केसेस में बताओ टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये भी बताना है आपको। बताना क्या है, टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना क्या है, टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही केस में बताना है। और बताना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी will be equal to or not equal to P total का स्क्वायर बाय 2m, ये आपको बताना है। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप तीसरी पार्ट को तो पहले बता सकते हो, अगर आपको समझ में आ गया बताओ। हर एक केस में हम ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, विल फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही केस में। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन है Ke total इज इक्वल टू P टोटल का स्क्वायर बाय 2m, ये कायम होगा कि नहीं होगा? बताओ पहला केस में होगा कि नहीं होगा, दूसरे केस में होगा कि नहीं होगा? आप क्या कहोगे? पहला केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किसी भी दो पॉइंट को ले लो, इनके बीच में डिस्टेंस घट रहा है कि नहीं घट रहा है? Distance is changing. Can you call it a rigid system? No, because they are coming close. Distance between 2 points are changing. तो आप क्या कहोगे? कहोगे इस केस में जो आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा that is not equal to P total का स्क्वायर बाय 2m. It is not equal to P total का स्क्वायर बाय 2m. दूसरे केस में होगा कि नहीं होगा? क्या किसी दो पॉइंट बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है? अरे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, डिस्टेंस तो बदलते जाएगा, तो इस केस में भी नहीं होगा। नॉट इक्वल टू P टोटल का स्क्वायर बाय 2m। कौन सा केस में होगा? When both of them are moving with same velocity. Is that clear? Yes or no? Yes. हाँ, अच्छा टोटल मोमेंटम निकालते हैं पहला केस में। पहला केस में टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? थोड़ा आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए और कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं थोड़ा सा वैल्यू में बदलाव ला रहा हूँ। आई कैन कॉल इट 1 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो बोलिए इस केस में मोमेंटम कितना होगा? पहले वाले का 2 into 3 I कैप प्लस दूसरे वाले का 4 into 1, लेकिन क्या ये I कैप होगा? नहीं, -1 I कैप इज नॉट इट, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया 6 I कैप माइनस 4 I कैप इज इक्वल टू 2 I कैप kg मीटर पर सेकेंड। माइनस हो गया क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में था। इस केस में इसका है 6 I कैप और दूसरे वाले का इधर जा रहा है y एक्सिस में 8 J कैप, है ना? और ये अगर हो गया मोमेंटम, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? चलिए बताइए, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, मोमेंटम हो गया ये, तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि मोमेंटम इज ए वेक्टर बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका कितना हो जाएगा इस केस में? हाफ 2 3 स्क्वायर प्लस इट वाज हाफ 2 3 स्क्वायर, पहले वाले केस में हाफ 2 3 स्क्वायर।
स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का हाफ 4 1 स्क्वायर। जोड़ो, कोई प्लस माइनस नहीं है, ऑर्डिनरी एडिंग बिकॉज एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। तो क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस 2 11 जूल। समझ में आया ना? ये हुआ 9, ये 2 9 2 11 हो गया। अरे 9 2 11 तो अक्टूबर है। हाँ, यहाँ पर एनर्जी बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, इसमें देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट को है कि राइट को है? दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, कौन बताएगा? It has no direction. Don't say, never say that this is having horizontal kinetic energy, this is having vertical kinetic energy. That is a foolish way of saying. ठीक है, तो आप कहोगे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है भैया? हाफ 3 स्क्वायर प्लस इसका हाफ 4 2 स्क्वायर। इतना सिंपल है। ये 9 है और ये 8 है, तो ये 17 जूल हुआ। देखो तो क्या ये रिलेशंस होंगे? नहीं होंगे। वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, हमें लॉजिक मालूम था, हम पहले से पता कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू p²/2m, है ना? अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है। मैं बस एक आखिरी एग्जांपल दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सपोज आई गिव यू ए केस लाइक दिस। Here are 3 blocks in motion. 3 blocks in motion. ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अगर ये तीनों ब्लॉक का हम निकाले क्या मोमेंटम, और तीनों ब्लॉक का निकाले काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज द सिस्टम इज नॉट रिजिड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज नॉट फिक्स्ड। तो कैसे फिक्स नहीं है सर? ये पॉइंट, तो अगर मान लो कि तीनों भी स्पीड में भी जा रहे हैं, उसके बाद भी ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कांस्टेंट नहीं है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होने से उसको रिजिड बॉडी कहते हैं। नहीं कि कोई 2 पॉइंट है खाली, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा, हम इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। तो पहला चीज जो हमें समझ में आया, द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वी गो फॉर द नेक्स्ट। नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, change in momentum of a body, change in momentum। अच्छा, ये कौन सा नोट पॉइंट हो गया? नोट पॉइंट नंबर 4 गया था, ये नोट पॉइंट नंबर 5 है। नोट पॉइंट नंबर 5, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज given by delta p, change in momentum, that is the final momentum minus initial momentum, final momentum minus initial momentum। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कभी हम लोग बचपन में पढ़े थे, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद होगा, है ना? तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर माइनस इनिशियल मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम वेक्टर। जब भी कोई बॉडी का चेंज इन मोमेंटम पूछा जाएगा, आपको क्या निकालना है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। वो तो किस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटर वे अंडरस्टैंड दिस वन, मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवाना चाहूंगा। ट्रायंगल ऑफ एडिशन, एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ। आपको याद होगा, अगर ये वेक्टर के साथ हम ये वेक्टर को जोड़ेंगे, ये है ए, ये है बी, जोड़े तो क्या मिला? ये ए है, ये बी है। ए के साथ बी को जोड़े तो जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था, ए प्लस बी वेक्टर मिलता था, वो कैसे होता था? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर ऐसा होता था। अच्छा, ये आपको याद है।
सब्ट्रैक्शन बाय ट्रायंगल लॉ, सब्ट्रैक्शन बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ का सब्ट्रैक्शन हम लोग देखे थे अगर ये है ए और इससे माइनस करना है कोई वेक्टर भी, तो हम क्या करते थे, पहले हम क्या करते थे, ए से साथ एडिशन कर देते थे। अरे सब्ट्रैक्शन बोला है, हाँ हम एडिशन कर देंगे, किसका, माइनस बी का, ए और माइनस बी को जोड़ देते थे, तो क्या मिल जाता था, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा माइनस बी, तो हमें ए माइनस बी चाहिए, तो हम करते थे ऐसा, ये वेक्टर बन जाता था ए माइनस बी। तो अगर ए और बी हमें दिया हुआ है तो ए माइनस बी का डायरेक्शन जानना हमको आना चाहिए। जिनको भूल गए होंगे वो लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को देख लेना, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को देख लेना। तो ये आप अगर याद कर लेते हो तो मैं चेंज इन मोमेंटम पढ़ा सकता हूं आपको, मैं आपको चेंज इन मोमेंटम पढ़ा सकता हूं अगर ये आपको समझ में आ गया है तो। सो व्हाट यू सी हियर, चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीजें हमें समझ में आया, मतलब अगर कोई बॉडी का फाइनल मोमेंटम मालूम है, इनिशियल मोमेंटम मालूम है, यू कैन फाइंड आउट द चेंज इन मोमेंटम, नॉट ओनली इट्स मैग्नीट्यूड आल्सो इट्स डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड निकालने वाला तरीका तो आपको आता होगा, ये हम पढ़े थे, अगर ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच में एंगल थीटा है और उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है, तो होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, इट वाज स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है कि नहीं, ये सब हम पढ़े। थोड़ा हम लोग और उल्टा हो रहता था, चलो थोड़ा इसको लिख देते हैं तो शायद आपको अगले क्लास में पढ़ के आने में आसान होगा। और मैं क्योंकि मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम में अभी हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं किए, हम अगले क्लासेस के ऊपर क्वेश्चंस करने वाले, तो आपको थोड़ा ये चीजें पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, यस, इफ angle between A and B is theta, तो A plus B का मैग्नीट्यूड क्या होता था, it was root over of A square plus B square plus 2AB cos theta, ये आपको याद होगा, है ना। अच्छा, और खाली क्या है, खाली इतना नहीं है, दूसरा भी एक चीज मालूम था, वो क्या था बताओ, इट वाज अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। क्या कोई मेरे को बताएगा क्या था ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड? हमें फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या आप लोग को याद है कि ये सब चीजें भूल गए? याद। तो फिर हमें चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन निकालने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमें a माइनस बी निकालना आता है और हमें ये भी निकालना आता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हाँ, और चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, यूनिट तो वही होगा, ये अगर केजी मीटर पर सेकंड है, ये भी केजी मीटर पर सेकंड है, तो दोनों का यूनिट वन माइनस अदर करो तो वही केजी मीटर पर सेकंड मिलेगा। सो व्हाट यू फाइंड, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय p फाइनल माइनस p इनिशियल केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।